हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है ये एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च फील्ड वर्क मीन्स मानव शास्त्रीय अनुसंधान में क्षेत्र कार्य की परंपरा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कि एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र यानी मानव विज्ञान, इसका जो ट्रेडिशन है फील्ड वर्क का, रिसर्च वर्क का, कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके कारण आज हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में जाकर फील्ड वर्क करते हैं। अपना फील्ड जो एरिया उसमें रिसर्च जाते हैं कर कर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये टेक्निक अप्लाई हम करते हैं। बहुत सारे मेथड्स है डाटा कलेक्ट करने के जो हम अप्लाई करके फील्ड एरिया में हम अप्लाई करते हैं एंड फिर अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। इवी टेलर, एल एच मॉर्गन, फ्रांज वॉस, एस सी हड्डन, ऐसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अच्छा खासा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके कारण एंथ्रोपोलॉजी आज के डेट में काफ़ी आगे एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा है। एक इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है सोसाइटी के बीच में। अगर हम फील्ड वर्क करने की बात करें, अनुसंधान कार्य की बात करें, तो इसकी शुरुआत कब कैसे कहाँ से हुई। अनुसंधान कार्य की जो शुरुआत है एंथ्रोपोलॉजी में यानी कि मानव शास्त्र में यानी मानव विज्ञान में सांस्कृतिक उद्विकासवाद सिद्धांत की स्थापना के समय हुई थी। आरंभिक उद्विकासवादी मानव शास्त्रियों को आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और शास्त्रीय मानव शास्त्रियों के रूप में आलोचना की गई, क्योंकि प्रारंभिक उद्विकासवादी मानवशास्त्री कुर्सी पर बैठे बैठे ही बिना क्षेत्र कार्य के विदाउट फील्ड वर्क कुछ भी लिख देते थे। उनका थेसिस क्या होता था, कंप्लीट हो जाता था। आर्म चेयर से समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि आर्म चेयर होता क्या है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मरीज जो चल फिर नहीं सकता है तो उसे व्हील चेयर दिया जाता है। एंड व्हील चेयर ही की तरह यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में यानी मानव शास्त्र में एक वर्ड है, एक टर्म है आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कैटेगरी है इसमें वैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को रखा जाता है जो विदाउट फील्ड वर्क किए हुए, रिसर्च किए हुए, यहाँ वहाँ से डाटा चोरी करके, कलेक्ट करके या उसे कॉपी करके जो थेसिस वो लिखते थे या कुछ भी लिख देते थे, तो वैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बहुत खिंचाई होती है यानी क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश उद्विकासवादी ईवी टैलर एंड आरंभिक उद्विकासवादी एल एच मॉर्गन आवश्यक रूप में आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं थे, लेकिन वे अपने हेल्थ से रिलेटेड जब वो किसी ट्रिप पे गए थे, जहाँ भी गए उन्होंने संस्कृति का अध्ययन करने का प्रयास किया, ट्राई किया। इस यात्रा में इन्होंने 1 साल मैक्सिको में 6 मंथ्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कुछ महीने की अवधि क्यूबा में बिताई। तो ईवी टैलर इस तरह से वो अपने हेल्थ ट्रिप पे निकले और यहाँ जहाँ जहाँ भी गए तो कुछ मंथ्स तक, कुछ साल तक वहाँ पे रहे एंड वहाँ के कल्चर का स्टडी किया। कल्चर से बात याद आई कि बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है वे टैलर का, प्रिमिटिव कल्चर। ये बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपका एक जो डेफिनेशन यानी इस कल्चर को सबसे पहले डिफाइन जो करने वाले थे वो ईवी टैलर। प्रिमिटिव कल्चर ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसी बुक में उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड व्हाट इज़ कल्चर। ठीक है, तो यह बुक पढ़ेंगे प्रिमिटिव कल्चर तो आपको कल्चर का डिफिनेशन मिलेगा। ये बुक के ऑथर हो गए ईवी टैलर। मैक्सिको, अमेरिका, क्यूबा, जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया वहाँ कल्चर का उन्होंने अच्छे से बारीकी से स्टडी किया, देन उन्होंने ये बुक लिखा। जब टैलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानवशास्त्र विभाग अध्यक्ष बने और अपने सिलो को चित्रकारी के लिए विश्व के अनेक भागों में उन्हें भेजा गया। ईवी टैलर इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इनके बहुत सारी स्टूडेंट्स रहे हैं। जब
ये विक्टोरिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ का इन्हें एचओडी बना दिया गया। तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स फील्ड वर्क के लिए दुनिया के कोने कोने में वो गए, पार्टिसिपेट किए एंड वहाँ से जो भी उन्हें डाटा मिला कलेक्ट किए और फिर फील्ड वर्क का ट्रेडिशन बढ़ता चला गया। एलिच मॉर्गेन, इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी इम्पोर्टेंट बुक है लीग ऑफ द इराक्विस। ये इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें इस बुक में इन्होंने भारतीयों के मध्य जाकर स्थानीय अनुवादक के सहारे इंटरव्यू लिया था। एलिच मॉर्गेन ने वंशावली सारणी यानी कि जीटी के प्रयोग द्वारा इराक्विस भारतीयों की नातेदारी व्यवस्था और सामाजिक संगठन को अभिलेखित करने का इसमें ट्राई किया था। इराक्विस ये इंडियन है, इंडिया के लोग हैं एंड यहाँ पे जाकर उन्होंने ही नातेदारी जो व्यवस्था है, वंशावली जो सारणी जिसे हम जीटी कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे रेडी किया था एंड फिर उन्होंने डिफाइन किया कि किनशिप सिस्टम यानी नातेदारी जो व्यवस्था है वो क्या है, सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एलिच मॉर्गन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है लीग ऑफ द इराक्विस बुक में। ये बुक आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इराक्विस की जो नातेदारी व्यवस्था है, जो उनका सामाजिक संगठन है, क्या है और क्या नहीं है। एलिच मॉर्गन ने एंड क्वेश्चनर टेक्निक का भी यूज़ किया था। अमेरिकन जो इंडियन थे उनकी एशियात्पत्ति को जानने के लिए उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई किया था। अमेरिका में क्रमबद्ध ढंग से सामाजिक जो सर्वेक्षण है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो फ्रांच बॉश ने। ये अमेरिका में सोशल जो सर्वे होता है इसका स्टार्ट जो है शुरुआत है किसने किया था? फ्रांच बॉश उनके थ्रू हुआ था। तो फ्रांच बॉश की बफिनलैंड अंडर ब्रिटिश कोलंबिया की शोध यात्रा से हुई। उनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है सेंट्रल एस्किमो, जो कि 1888 में पब्लिश हुई थी एंड उसे संरक्षण का परिणाम था जो उन्होंने काफ़ी सर्वे किया था। एंड 1888 में ही फ्रांच बॉस ने उत्तर पश्चिम कनाडा की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्षेत्रकारी किया था। फ्रांच बॉस के बाद हम आते एसी हड्डन। तो एसी हड्डन क्षेत्रकारी ये भी किए थे, फील्ड वर्क इन्होंने भी किया था। इनका जो फील्ड जो एरिया था वो इंग्लैंड था। भारत का कार्य क्षेत्र का हैदराबाद और फिर इसके नीलगिरी के पहाड़ों पर रहने वाले टोडा ट्राइब्स पर इन्होंने 1904 में फील्ड वर्क किया था। यानी एसी हड्डन ने इंग्लैंड में एंड उसके बाद फिर इंडिया में, इंडिया के कौन से ट्राइब? टोडा ट्राइब का 1904 में इन्होंने रिसर्च किया था। एक दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट सेलिंगमैन द्वारा श्रीलंका के वेदा ट्राइब का फिर स्टडी किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। 1906 1908 तक, मतलब 1906 से लेकर 1908 तक रेड क्लिफ ब्राउन ने अंडमान निकोबार में रहे। वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम रहने के बाद उन्होंने अंडमान निकोबार के ओंगे ट्राइब, ये ट्राइब नेम है, इस पर उन्होंने अपना फील्ड वर्क कंप्लीट किया। इसके बाद हम आते हैं मालिनोव्स्की। इन्होंने भी क्षेत्रकारी पर अनोखा योगदान दिया। इन्होंने 1914 से लेकर 1918 तक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को अपनाकर टॉरेंट आइलैंड्स के बीच में उन्होंने जाकर अपना फील्ड वर्क कंप्लीट किया। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो मानवशास्त्र अनुसंधान में क्षेत्रकारी की परंपरा को आगे बढ़ाते लेते जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो क्षेत्रकारी की परंपरा है इसको बनाए रखा है इन सभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। इस प्रकार इन मानवशास्त्र ने क्षेत्रकारी की परंपरा पर मुख्य योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है फील्ड एरिया में। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।